रहीम 11th क्लास के चैप्टर 13 का आज हमारा छठा लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में बात की हुई है, पढ़ा हुआ है, बेसिक्स हैं, तकरीबन वही सारा कुछ है क्योंकि ब्रीदिंग कोई बदल तो नहीं जाती, बट थोड़ी सी हम डिटेल्स देखेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में ज़्यादा एलेबोरेटिव और कुछ पुराने नॉलेज को रिकॉल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द ब्रीदिंग। अगर आप सबसे पहले अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखेंगे कि जनाब हम क्या करते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस इन विच we take in the air to get oxygen from it, यानी हम fresh air को the animals they intake the fresh air to get oxygen from it and then they remove the air that contains high concentration of carbon dioxide and low concentration of oxygen। यानी जो अगर आप गौर करें ना तो आप जो हवा के अंदर 20 से 21% ऑक्सीजन वाली हवा और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा, ये जो फ्रेश एयर है, हाँ जी, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर चली जाती है, एनिमल की बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर, या जो भी तरीका उसका हो। लेकिन हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो आप स्किन से तो नहीं ना लेते, आप तो लंग्स से ही, फेफड़ों से ही लेते हैं। और फिर हम वो जो एयर है जो फेंकते हैं उस एयर के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्सपायर्ड, यानी हवा बाहर निकालने वाली। ठीक है, एक्सपीरेशन, बाहर निकालना। और उसके अंदर होती है जनाब अली 16% ऑक्सीजन और 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन कम हो जाती है और इस हवा को बाहर निकाला जाता है। ये हवा को निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका जो तकरीबन स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, किस तरह सांस आती है, तो आपको ये जो चेस्ट कैविटी है और ये जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पता होगा, तो आपको इनकी फिजियोलॉजी भी पता होगी। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो चेस्ट कैविटी को यानी कि ना इनक्लोज करती हैं। यानी ये जो चेस्ट कैविटी है ये रिब केज है, आगे स्टर्नम है, ये एक हड्डी होती है यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में, यहाँ से पसलियाँ निकलती हैं और वो पीछे वर्टेब्रल कॉलम के साथ जुड़ती हैं, जिसकी वजह से एक पिंजरा सा बन जाता है। इधर को भी 12 पसलियों के इधर है, 12 पसलियां इधर हैं, ठीक है। और इनके नीचे एक शीट होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको डायाफ्राम कहते हैं, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर ये जो फेफड़े होते हैं ना, खुद लंग्स जो खुद हैं, उनका क्या रोल है और वो क्या मतलब है भी, उनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या तब्दीलियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, तो जो पॉइंट है ना वो क्या है कि लंग्स जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, लंग्स ना तो हवा को खुद खींच सकते हैं, यानी ना तो खुद ऐसे देखो ना, गुब्बारे के अंदर अगर हवा भरे तो गुब्बारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। लंग्स ना तो खुद फूल सकते हैं ना ही हवा को पुश करके बाहर। चलो गुब्बारा कम से कम ये तो कर सकता है ना कि जब वो उसके अंदर, उसके जो गुब्बारे की दीवारें होती हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, मुंह उसको खोलते हैं, वो दबाता है और वो हवा बाहर निकल आती है। लेकिन लंग्स ये भी नहीं कर सकते, वो पैसिव एक्सपेंशन मतलब जिसमें किसी और का रोल है, वो खुद एक्सपैंड नहीं। देखो ना जी, मैं अपने हाथ को खुद उठा के यहाँ लेके आया हूँ तो मैं एक्टिव कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे हाथ को उठा के ऐसे कर दिया है, जिस तरह वो जीतने के टाइम ऐसे करते हैं, तो वो पैसिव होगा। तो लंग्स पैसिव एक्सपेंशन करते हैं क्योंकि ये स्पंजी हैं एंड इलास्टिक भी हैं, ठीक है। इनके अंदर हवा आ भी सकती है, इनके अंदर से हवा निकल भी सकती है, और दे ओनली पैसिवली एक्सपैंड एंड पैसिवली कॉन्ट्रैक्ट या स्क्वीज, ठीक है। ये खुद ब खुद नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इनको फिर पैसिवली सर ये कौन करवाता है? उसके लिए 2 स्ट्रक्चरों का हमें पता होना जरूरी है। वो एक तो आपको पता है कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, रिब केज, यानी कि खुद पसलियां, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी की दीवार बनाती है। मैंने आपको बताया देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स, यही बातें इधर लिखी भी हुई हैं, ठीक है।
सो वो आपको सही है ना। तो जो है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स और दे फॉर्म द व्हाट वी से रिब केज, जो कि चेस्ट कैविटी की दीवार है। और उन रिब्स, ये एक रिब है, ये दूसरी है, इसके दरमियान में मसल्स हैं जिसको आप गोश्त वो जो चांपे खाते हैं, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये दोनों चीजें रिब्स एंड इंटरकोस्टल मस्कल्स यानी मसल्स। एक बात और याद रखना कि लंग्स के अंदर फर्ज क्या, ये एल्वियोलाई है ना, ये एक एल्वियोलस है, तो इसके गिर्द बहुत सारा खून की नालियों का जाल होता है, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, जो कि ब्लड लेके आती हैं और यहाँ से ऑक्सीजन लेके निकल लेती हैं। वो कैसे करती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं लास्ट में, दैट इज एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। क्या होता है जनाब? डायाफ्राम क्या होता है? दिस इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक डोम सा होता है, एक ऐसे गुंबद नुमा चीज, पेट के अंदर समझे आप, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक मसल्स की शीट होती है जो चेस्ट कैविटी को, ये लंग्स के नीचे होती है, लाइक हियर ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरह, ये देखो अगर आप गौर करें तो ये इस तरह होता है, ये डोम शेप है, जिस तरह गुंबद नहीं होता दरबार का, ये वैसे है, ठीक है। और जब ये मसल्स का बना हुआ है, ये खुद नीचे हो सकता है और वापस भी जा सकता है। इसके मसल जब खींचते हैं तो ये नीचे हो जाता है, और इसके मसल जब रिलैक्स होते हैं तो ये वापस ऊपर लग जाता है। तो यानी ये ऐसे मूव करता है, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे, या समझिए कि गुंबद नीचे आ गया थोड़ा, फिर ऊपर चला गया, सही है ना जी, ये इस तरह से काम करता है। तो डोम शेप स्ट्रक्चर, दिस इज अ डोम शेप थिक muscular sheet like structure which is present below the lungs. It separates from the abdominal cavity from the chest cavity. सीने को पेट से अलग करता है, लेकिन इसका सिर्फ ये पार्ट नहीं है, फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन और बहुत सारे हैं। एक फंक्शन इसका ये है, अभी वो जो मैं बताऊंगा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर, कि ये जो है ना वो ज़्यादा ये कैसे सांस लेने में हेल्प करता है। पहला फंक्शन डायफ्राम का होता है, ये सांस लेने में हेल्प करता है। दूसरा, जब ये छींकें वगैरह आती हैं या खांसी करने में भी इसका रोल है। तीसरा, जब डेफिकेशन, जब वॉशरूम जाते हैं तो भी ये नीचे फूड को प्रेशर अप करने में ये वहाँ पे भी हेल्प देता है, ठीक है। इवन वॉमिटिंग के अंदर भी, वैसे तो वो स्टमक का रोल है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं इसका भी रोल होता है, सही है जी। तो ये आपको लग गया पता। तो अब हम ये तीनों चीज़ों की स्ट्रक्चरें अगर हमें समझ आई, वो हमें यहाँ पे बना भी देता हूँ, तो वो जो चीज़ है ना उससे क्या होता है। देखिए अब मैं बताऊँगा कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और पैसिव एक्सपेंशन किसे कहते हैं, यानी फेफड़े, बेसिक आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ़र्ज़ किया, अगर एक बंदे के 2 फेफड़े हैं, फ़र्ज़ किया, तो जब इनके अंदर हवा आ जाती है तो इनको कैसा हो जाना चाहिए, इनको थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए। ये थोड़ा सा मतलब अजीब बन गया, लेकिन समझ रहे हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि ये खुद एक्सपैंड नहीं होते, इनको एक्सपैंड किया जाता है। वो कौन करता है? पैसिव एक्सपेंशन। वो मैं आपको बताऊं, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप चेस्ट कैविटी की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, वो आपने पहले पढ़ी भी है। उसकी डायग्राम मैं यहाँ इसलिए बनाता हूँ कि मैं दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी समझा सकूँ। देखो जी, फर्ज किया कि ये जनाब चेस्ट कैविटी है और ये ट्रैकिया जो है ये ऊपर से आ रही है, सही है जी। और होता क्या है कि ये जो फर्ज किया एक फेफड़ा है, ठीक है, और ये जो दूसरा फेफड़ा है वो कुछ इस तरह से, इस तरह है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि चेस्ट कैविटी की दीवार अगर मैं आपके सामने बना रहा हूं तो मैं क्या बनाऊंगा जनाब, ये ट्रकिया आ रही है और चेस्ट कैविटी की ये जनाब है दीवार, ठीक है। मैं साथ साथ जोड़ने की बजाय इसको, सही है ना। अच्छा, मैं ये जो डायाफ्राम है इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि समझाने की खातिर मैं इसकी शेप थोड़ी सी बदलता हूँ ताकि आप ज़रा डिफरेंस को अच्छी तरह समझ जाएं, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये डायाफ्राम कुछ ऐसे डोम की तरह का है कि नहीं है, सही है जी। और ये आपको लग गया पता कि ये चेस्ट कैविटी की दीवार है। वैसे इसके आगे यहाँ स्टर्नम है और यहाँ रिब्स भी आती हैं, वो रिब्स मैं नहीं बना रहा क्योंकि फिर रश बहुत पड़ जाता है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होता है, नंबर 1 एक है कि रिब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ
सीना है ना, फेफड़े इसके अंदर है ना, सीने के अंदर हवा नहीं होती, सिर्फ फेफड़ों के अंदर हवा है। यानी अगर आप गौर करें ना तो ये यहां से बंद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। तो इस जगह पे वैक्यूम है, इस जगह पे हवा नहीं है, याद रखना, हवा यहां है। एयर इज प्रेजेंट इन द लंग्स, नॉट हेयर, नॉट हेयर, नॉट हेयर। हवा फेफड़ों के अंदर है, यहां पे नहीं है। ये इस जगह पे सारे का सारा क्या है, वैक्यूम। यहां पे भी वैक्यूम, यहां पे भी वैक्यूम, यहां पे भी, यहां पे भी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस चक्कर में, इस वैक्यूम के चक्कर में मैं इस डायाफ्राम को नीचे कर दूं, खींच दूं, तो क्या यहां वैक्यूम नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहां खाली जगह और बन जाएगी। देखो जब हम पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मुंह को ऐसे बंद करते हैं, सारी हवा उसमें से निकल जाती है, और फिर हम जब जुबान की मदद से जुबान पीछे को करते हैं तो सारे का सारा पानी हमारे मुंह में आ जाता है। देखो ऐसे करके करते हैं हम, तो हम बेसिकली प्रेशर कम करते हैं तो पानी रश करके अंदर आ जाता है, सही है। और दूसरे नंबर पे देखो ये पसलियां हैं, ऐसे हैं, जब मैं सांस लेता हूं तो पसलियां क्या करती हैं, वो ऊपर को और आगे को उठती हैं। जब पसलियां यहां पे हैं तो वो जब यहां पे आएंगी तो चेस्ट कैविटी का एरिया ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगा। समझ गए ना जी बात को? तो होता क्या है कि ये जो पसलियां हैं, यानी ये सामने से तो मैं नहीं बना रहा, मैं साइडों से बना रहा हूं, सामने से बनाऊंगा तो वो रश है, ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली पता लग रहा है ना जी, ये सामने, ये ऐसे हो जाती है। और ये जो डायाफ्राम है ये हो जाता है नीचे, तो ये वाली जगह यहां नहीं, अब ये कहां पहुंच गया है, यहां। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम होता है रिब मसल्स, यानी इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो ये जो मसल्स है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पसलियां सीधी हो जाती है। तो एंड रिब्स क्या होती हैं, मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे को और ऊपर को मूव करती है, सही है जी। दूसरा काम क्या होता है कि द डोम शेप डायाफ्राम, जो ये वाला डायाफ्राम था, जो डोम था, वो नीचे हो जाता है। द डोम शेप्ड डायाफ्राम लोअर्स, या कह देते हैं, या तो नीचे हो जाता है या कहते हैं बिकम्स लेस डोम शेप। समझ रहे हैं ना भाई, गुंबद को नीचे करोगे तो सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, ये सीधा सा हो जाता है ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन है, सही है। डोम शेप डायाफ्राम बिकम लेस डोम शेप। क्या दोनों तरीकों से ये भी खत्म हो गई है लाइन अब, और ये डायाफ्राम नीचे आ गया है, ये भी, ये जो फुल लाइन है ये खत्म हो गई है, डॉटेड लाइन है। अब चेस्ट कैविटी के एरिया को क्या हुआ है, इंक्रीज, सही है। तो आप ये लिखेंगे द एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, एरिया के साथ साथ क्या हुआ है, यहां इसके अंदर प्रेशर और कम हुआ है, यानी नेगेटिव में वैल्यू, जहां वैक्यूम होता है, अगर वैक्यूम पहले ही वैक्यूम था और वैक्यूम बढ़ गया तो नेगेटिव प्रेशर बढ़ा ना, नेगेटिव प्रेशर बढ़ने का मतलब है प्रेशर कम हुआ। भाई नेगेटिव प्रेशर मतलब नेगेटिव में वैल्यू और चली गई, इसका मतलब है वैल्यू और कम हो गई, सही है ना। सो हम कहेंगे द प्रेशर ऑन द लंग्स डिक्रीजेस, या इसी स्टेटमेंट को, यानी फेफड़ों के ऊपर से प्रेशर और कम हो गया, इसी को मैं ऐसे कह देता हूं नेगेटिव प्रेशर इंक्रीजेस। पॉजिटिव प्रेशर कम हुआ तो नेगेटिव प्रेशर, यानी बेसिकली अगर देखो, अगर एक चीज थी -4 तो अब वो चली गई है -8, तो नेगेटिव प्रेशर तो बढ़ा ही ना, लेकिन ओवरऑल लंग्स के ऊपर से प्रेशर कम हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो, अगर तुम च्युइंगम का जब अंदर को खींचते हो, ठीक है, तो अंदर की तरफ भी एक गुब्बारा बन जाता है, और जब आप बाहर फेंकते हो तो बाहर की तरफ भी एक गुब्बारा
बन जाता है, समझ रहे हो। या कभी अगर आप तुमने कभी बचपन में खेला हो, जो गुब्बारा फट जाता है फिर उसकी बल्बियां बनाते हैं, वो जब खींचते हैं तो उसको मरोड़ते हैं, तो वो अंदर की तरफ खींचते हैं ना, तो वो पानी हवा उसके अंदर फंस जाती है, फिर उसको बंद कर देते हैं। सेम इज विद दिस, कि जब आप खींचते हैं ना, ये नीचे होता है, ये साइडों को होती है, तो लंग्स के ऊपर से प्रेशर हटता है और लंग्स के अंदर हवा यहां से बाहर से रश करके अंदर को आ जाती है, वो सांस के जरिए। वो मैं पूरा नहीं बनाया, ठीक है जनाब मौलवी साहब। अच्छा, ये पॉइंट्स आ गए, यानी आप ये लिखेंगे कि जी पांचवा, लंग्स क्या हैं, वो एक्सपैंड करेंगे ड्यू टू दिस लोअर प्रेशर, एंड एयर जो है वो रश करती है इनटू देम। जनाब सही है, इंस्पायरेशन समझ आ गई। अब हम बात करेंगे एक्सपायरेशन की, यानी सांस जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है। देखो ऑब्वियसली ये जो चौधरी है ये अब वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं बनाऊं तो फेफड़े जो हैं वो एक्सपैंड हुए हैं, मतलब वाह जो फेफड़े हैं ना जी, वो वाह एक्सपैंड हो चुके हैं, वाह बड़े बड़े हो गए हैं। फर्ज किया, ओहो बेड़ा ही गर्क है, ये तो फेफड़ों का, फर्ज किया ये हो गए, ठीक है। अच्छा, और ये जो डायाफ्राम था ये अब ये यहां पे है, सीधा सा हुआ है ना, और ये रिब मसल्स भी थोड़ा सा मतलब ऊपर हुए हैं, और फेफड़ों के अंदर हवा इस वक्त फुल भरी हुई है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि रिब मसल रिलैक्स हो जाते हैं। क्या होगा जी, जो रिब मसल्स हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या है, रिब मसल्स रिलैक्स, एंड रिब्स को क्या होगा, रिब्स कम टू नॉर्मल पोजीशन। रिब्स, अच्छा रिब्स पहले फैली थी, हवा भर गई, अब रिब्स नीचे आएंगी तो दबाएंगी ना, सही है। सिमिलरली डायाफ्राम को क्या होगा, वापस बिकम्स डोम शेप्ड अगेन, वो वापस नीचे से पुश करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अब फेफड़ों के ऊपर प्रेशर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो तो फूले पड़े थे ना, देखो फूल आ दिया, अब नीचे से दबा रहे हैं तो हवा, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस, एंड वो जो है वो एयर को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से फेफड़े बार बार इस तरह चलते रहते हैं गुब्बारे की तरह। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, एक चीज होती है, एक थोड़ा सा है, एक चीज होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या है ये, बेसिकली क्या है, ये होता है एक खास तौर पर बच्चों में होती है, एक चीज होती है सरफेक्टेंट। क्या होता है, सरफेक्टेंट। ये ऐसे केमिकल्स में अगर आपको बताऊं, अगर आप गौर करें तो देखें, अगर तुम्हारे पास 3 गुब्बारे हों और एक गुब्बारे को आप वैसे ही बार बार फुला के बार बार उसको वो हवा निकाल दे, फिर दोबारा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो गुब्बारे की कम हो जाएगी। वो गुब्बारा आप देखें, शुरू में गुब्बारा इतने के साइज का होता है, फुला के हम उसको इतना खोल लेते हैं, फिर बार बार, तो अब वो नॉर्मली भी इतना खुला होता है ना, और वो जल्दी फट भी जाएगा अगर आप 100 दफा फुला दिया, 200 दफा। एक दूसरा गुब्बारा है, उसको आप पानी से गीला करते हैं, हालांकि उसके ऊपर पानी नहीं खड़ा होता, लेकिन फिर भी तो थोड़ा बहुत अगर आप उसको गीला रखते हैं फिर आप उसको फुलाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी निस्बत वो ज्यादा देर तक चलेगा। और एक तीसरा गुब्बारा जिस पे आपने तेल लगा दिया ना, अब आप उसको ज्यादा फुलाएंगे, वो जल्दी अपनी स्ट्रेंथ भी लूज नहीं करेगा और वो फटेगा भी देर से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज, चूंकि लंग्स फूलते रहते हैं बार बार, इनके ऊपर कोई ऐसा लुब्रिकेंट की तरह का एक मटेरियल चाहिए जो एल्वियोलाई की दीवारों को थोड़ा थोड़ा गीला रखे, थोड़ा थोड़ा कवर रखे और एक हल्का हल्का सा लुब्रिकेंट प्रोवाइड करे, लुब्रिकेशन को, वो उसे सरफेक्टेंट कहते हैं। ये केमिकल्स हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, या उसे लिक्विड्स, दीज आर द फ्लूइड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लंग्स। और ये खास तौर पे जब बच्चे के लंग्स काम करना शुरू करते हैं ना बचपन में, तो उस वक्त ये ज्यादा मतलब बनना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। अगर ये पूरा ना बने तो लंग्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी टू इन्फ्लेट, यानी उनकी
सांस की गहराई की वो भी कम हो जाती है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी, और इन्हीं की वजह से एम्फिजीमा आपने पढ़ी हुई है फेफड़ों की एक बीमारी, वो भी इनकी वजह से होती है, ठीक है जी। तो सर्फेक्टेंट समटाइम कम प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द सर्फेक्टेंट्स व्हिच लीड्स टू the destruction, the slow gradual destruction of the lungs tissue leading to, आपको समझ आ गई है जी, ठीक है जी, जिसकी वजह से सांस प्रॉपर नहीं आती, इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। आपको उम्मीद है आपका लेक्चर पसंद आया होगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।